अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम मैंने पहले ही लिख दिया था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हम इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके लिए सिंपल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा हूँ मैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास वेक्टर ज़्यादा हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं इजीली। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको नज़र आ रही है हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है हम उसे वाई एक्सिस कहते हैं। अगर कोई वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में है हम उसे आई हैट कहेंगे, और अगर कोई वाई की डायरेक्शन में है हम उसे जे हैट कहेंगे। ठीक है, जे हैट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर मैं बना रहा हूँ ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, इसके पार्ट्स। एक वेक्टर मेरे पास ए आ गया। ए वेक्टर के दो पॉसिबल पार्ट्स होंगे, इसकी टेल से इसके हेड तक। हेड से अगर आप एक डॉटेड लाइन गिराएं एक्स पर यहाँ तक, तो ये कहलाएगा ए का एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट ये कहलाएगा ए का वाई कंपोनेंट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके हेड पर एक और वेक्टर को लगा रहा हूँ। तरीकाकार क्या है, वही है मैंने आपसे कहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा आपको। कहीं भी रोक कर दें वेक्टर का, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने बी वेक्टर बनाना है तो जो भी बी वेक्टर का एंगल है, फर्ज कीजिए कि ये बी वेक्टर है आपके पास, बुक को अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है यही वेक्टर बनता है, ये बी वेक्टर है, और इसका एंगल जो मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 70 के आगे पीछे है, तो मैं यहाँ से 70 लूँगा और इसके हेड पर एक और वेक्टर बना दूँगा और उसका नाम होगा बी वेक्टर। इसका साइज़ कितना रखना है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, ये भी डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो बी वेक्टर भी बना लिया मैंने, ये दो वेक्टर बना लिए। ओके, अगर मैं इसी चीज़ को देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसके हेड से अगर एक लाइन, डॉटेड लाइन को ड्रा करूं तो यहाँ तक बी का एक्स कंपोनेंट है। ऐसे ही है ना, बिकॉज एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बी का वाई कंपोनेंट, बिकॉज ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन है। ओके, चूंकि मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। अगर मैं बी के एक्स कंपोनेंट को यहाँ से खींच कर इसी को कंटिन्यू करूँ तो यहाँ तक, क्या यहाँ तक बी का, ये बी का एक्स कंपोनेंट नहीं है, है ना। और अगर इस ए के वाई कंपोनेंट को ग्रैब करके यहाँ पर ले आऊँ तो ये बनेगा ए का वाई कंपोनेंट, बिकॉज इसका साइज देख लो सेम है। ठीक है, ओके, अब मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर लेने जा रहा हूँ। एक रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लेते हैं, पहले फर्स्ट वेक्टर की टेल से जो लास्ट वेक्टर आपने बनाया है उसके हेड तक हमने जाना है, बट सीधा कोशिश करेंगे जाने की। ये आ गए हम, तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी वेक्टर है, उसकी वजह ये कि एक्स, आई और जे गिवन है। ठीक है, नाम बुक को ज़रूरी नहीं आप फॉलो करें, सिर्फ और सिर्फ आपने नाम रखने हैं, और नाम इस तरह से भी रख सकते हैं जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, बल्कि आप इस गिवन फिगर को भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं फिगर में जो नाम है वाई, ओ, आर, एक्स, क्यू वगैरह आप रखें, आप ये भी रख सकते हैं जो आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो
अब ज़रा नोटिस करो, ये जो बड़ा आर वेक्टर है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूं तो इसकी टेल से इसके हेड तक, यहाँ तक, क्या आर का एक्स कंपोनेंट नहीं है? इस वेक्टर को देखो ना, इस वेक्टर को, तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इसकी टेल से इसकी हेड तक है ना, तो ये आर एक्स कंपोनेंट बना। और अगर मैं देखूं तो इस आर वेक्टर की टेल से इस आर वेक्टर के हेड तक, यहाँ तक क्या आर का वाई कंपोनेंट नहीं बना, है ना? तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर को अगर लूं तो ये बराबर होगा आर का एक्स कंपोनेंट, ओ वेक्टर है तो मुझे आई हैट लगाना पड़ेगा, प्लस आर का वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा, आर का वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी जे हैट की। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है कि आर का जो एक्स कंपोनेंट है, ये आर का एक्स कंपोनेंट, क्या ये बराबर नहीं है ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट? अगर आप इसको और इसको प्लस करते हैं तभी तो आर एक्स आएगा। तो आप आर एक्स ना लिखें, आप लिखें ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट और दे दें इसको डायरेक्शन आई हैट प्लस। अब आर के वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो आर का जो वाई कंपोनेंट आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ तक आर का वाई कंपोनेंट है, तो क्या आर का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट ये और ए का वाई कंपोनेंट ये, इन दोनों को प्लस करो तो आर का वाई कंपोनेंट नज़र आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ए का वाई कंपोनेंट प्लस बी का वाई कंपोनेंट, है ना? तो आर का वाई कंपोनेंट चूंकि बराबर है इन दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स के, तो लिहाजा मैंने ये लिख दिया। ओके, ये आ गया मेरे पास आर के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो देख लीजिए। ओके, अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड, देखो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करूं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत आसान है, अंडर रूट आई के अलावा मैग्नीट्यूड आर के अलावा ये आई के अलावा ये मैग्नीट्यूड है, इस तरह जे के अलावा ये मैग्नीट्यूड है। हम इनका स्क्वायर लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स और उसका स्क्वायर प्लस, इसी तरह से जे नहीं लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के अलावा लिख रहे हैं ए वाई प्लस बी वाई और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए डायरेक्शन तो डायरेक्शन भी दे सकता हूं मैं, टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट क्या है जी, ए का वाई कंपोनेंट प्लस बी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। टेन इनवर्स बराबर होता है वाई ओवर एक्स, तो एक्स कंपोनेंट क्या है ये आपको नजर आ रहा है, ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट। याद रहे टेन इनवर्स बराबर होता है वाई ओवर एक्स के, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। तो चूंकि y कंपोनेंट बाद में आता है, x कंपोनेंट पहले आ जाता है, तो लिहाजा हम बाद वाले वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्शन आ सकती है। तो इस लेक्चर में आपने ये देखा कि अगर आपने वेक्टर की एडिशन करनी है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, तो सबसे पहले आपके पास जितने वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स फाइंड कर लीजिए। जैसे ए वेक्टर था उसका मैंने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, फिर दूसरा वेक्टर बी था उसका मैंने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने इन दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स भी फाइंड करने हैं, तो मैंने वाई कंपोनेंट फाइंड किया ए का और वाई कंपोनेंट फाइंड किया बी का। अब इन कंपोनेंट्स के बाद मैंने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला और फिर उसकी डायरेक्शन निकाली। अगर आप देख रहे हों अपने बुक में पेज नंबर 29 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर ये 5 स्टेप्स गिवन है।
यानी फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। अगर अब मेरे पास तो दो वेक्टर्स थे तो मैंने दोनों के x और y कंपोनेंट्स फाइंड किए। फिर दूसरा पॉइंट है फाइंड x कंपोनेंट rx, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट फाइंड करना है। कैसे? बाय एडिंग दी x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर, तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को ऐड कर लेना है और r का रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे तो r का y कंपोनेंट आ जाएगा। फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है और फिर आपने उसकी डायरेक्शन लेनी है। ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़ने थे। कुछ अहम बातें आखिर में आपसे करूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं, न्यूमेरिकल्स में भी आपके बहुत हेल्प करेंगी। वो क्या हैं कि अगर आपको मिल जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता है, मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस एक्स प्राइम, वाई एक्सिस वाई प्राइम, ओके। देखो, अगर मैं सिर्फ समझने के लिए, अगर आपका आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका थीटा आ जाता है 76 डिग्री, तो हम ये जानते हैं कि 76 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज ये 90 डिग्री है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर आपका आंसर 76 डिग्री है, लाइट है, ज़रा सा मैं इसे डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए, ओके। तो थीटा आपके पास आ गया 76 डिग्री। वी नो दैट 76 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री है ना। ये x और y के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, ओके। तो इसका मतलब है कि एज इट इज़ अगर आपका फाइनल आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो भी आंसर होगा यही आंसर होगा आपका, यही फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वी नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट बराबर होता है 180 के, यानी 90 + 90 = 180। तब अगर आपका फाइनल आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप 180 में से माइनस करेंगे अपने आंसर को, तब आपका एग्जैक्ट या एक्चुअल आंसर आएगा। यानी एज इट इज अगर आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आंसर है वही होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तब 180 में से माइनस करेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। और अगर आपका आंसर 180 और 270 के बीच में है तो सिंपल आप 180 में प्लस करेंगे अपने आंसर को, तब आपका आंसर आएगा। और अगर आप 360 के बीच में कहीं लाई करते हैं तो सिंपल 360 में से माइनस करेंगे अपने आंसर को, तब आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्या मतलब है? अभी मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आई होगी। बस आपने ये याद करना है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में आपका कोई आंसर आ रहा है तो आपने वही लिख देना है, वही आंसर है। लेकिन अगर आपका आंसर दूसरे में आ रहा है तो वही 180 में से माइनस करेंगे आप अपने आंसर को। अगर आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका वेक्टर लाई करता है तो आपने 180 में प्लस करना है अपने आंसर को, फिर आएगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर लाई कर रहा है तो 360 में से माइनस करेंगे अपने आंसर को, तब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। इसकी ये जो आखिरी बात मैंने आपको बताई, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में दे दूँगा। तब ये फिर से बनाऊँगा छोटा सा टेबल और फिर से एक दफ़ा आपको याद कराने की कोशिश करूँगा
याद आ गया तो ठीक, वरना वहाँ समझ लीजिएगा, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक तमाम बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सिवाय इस आखिरी बात के जिसको मैं ज़्यादा तवील खुद नहीं करना चाह रहा, बिकॉज अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इजाज़त दीजिए मुझे, अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।